लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसमें ये हमने देखा था कि करंट का जनरेशन कैसे होता है, करंट का जनरेशन कैसे होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, जिसमें राइट हैंड लिए थे, 4 फिंगर थंब और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे थे। देन अगर 4 finger gives the direction of magnetic field and thumb gives the direction of force या motion, then middle finger gives the direction of current। उससे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें ये पता चला था कि करंट इंड्यूस हो सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल या कंडक्टर पे चेंज हो, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। अब बात ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर करंट जनरेट हो सकता है तो क्यों ना ऐसी एक डिवाइस बनाई जाए, और वो डिवाइस बने इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो वही आज हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो शुरुआत करें इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी को कहते हैं एसी जनरेटर भी। इसमें 2 टाइप होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो इसको सिंपली ऐसे कह लो, डायनेमो भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में 2 टाइप हो गए, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर होते हैं और डीसी जनरेटर होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में, जिसको हम डायनेमो भी कहते हैं। तो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर होते हैं जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट चेंज होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होते हैं, यानी कि बार मैग्नेट के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा था। जब नज़दीक आ रही थी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में थे, और जब दूर जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हुआ था। यानी कि ऐसे जो चेंजिंग करंट के डायरेक्शन वाले होते हैं वो ऐसे करंट एसी जनरेटर बनाते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं चेंज होते हैं वो डीसी जनरेटर में आते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। जो हमारे घर में आते हैं ना करंट, वो एसी जनरेटर होते हैं, यानी एसी होते हैं, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट वाले करंट होते हैं। तो हम पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एसी जनरेटर को पढ़ते हैं अभी पहले। तो एसी जनरेटर, ठीक। तो ये एन एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा कि जनरेटर एक अलग से डिवाइस जैसे डीजल इंजन में लगे होते हैं ना, जिसमें हमें घुमाना पड़ता है। आप प्रोजेक्ट वाला ये ले लो, मोटर ले लो, प्रोजेक्ट वाले होते हैं ना, उसमें अगर बैटरी लगाते हैं तो वो घूमता है, क्योंकि जब आपने बैटरी लगाया तो आपने करंट दिया, और करंट दिया तो फोर्स जनरेट हुआ। जब करंट देते हैं तो फोर्स जनरेट होता है, और जब उसी में हम उसको पकड़ के घुमाते हैं ना, सॉफ्ट जो होता है उसको पकड़ के अगर घुमाएं तो करंट बनता है। अब देखोगे कि करंट बनता है, इट मीन्स कि वही चीज़ में जब अब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो करंट जनरेट करता है। तो ये चीज़ें मैकेनिकल एनर्जी होते हैं। जो हमने यहाँ पे फोर्स लगा ना, वो कौन सी एनर्जी दिया, वो मैकेनिकल एनर्जी हमने दिया। तो ये चीज़ें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन जो होते हैं ना मशीन में, जनरेटर जो होता है ना उसमें एक डीजल इंजन साइड से होती है, आप देखे होगे। तो वो डीजल इंजन मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड करता है जनरेटर को, और तब वो जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमें कहीं ना कहीं से उसको घुमाना पड़ता है, हम खड़े होकर अब उसको घुमाते रहेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम उसमें इंजन लगा देते हैं घुमाने के लिए। तो एसी जनरेटर, एन एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहे? तो एसी जनरेटर ये होते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये चीज़ें अब ये होते क्या ये पता चला। अब इसकी प्रिंसिपल क्या है, कौन सी वो रीजन है जिसके कारण ये करंट बनाता है,
प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर या एसी जनरेटर दोनों के प्रिंसिपल एक ही होता है, तो प्रिंसिपल इसके क्या होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल में आ गए, इसको हटाओ। तो जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी हो सकता है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड and force is applied on it, then it produces current. इसी प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, तो ये हमारे प्रिंसिपल प्रोड्यूस्ड या इंड्यूसेस दोनों होते हैं। इसके बाद बात आती है कि कंस्ट्रक्शन इसके क्या होते हैं, तो हम ध्यान दें अब कंस्ट्रक्शन पे, नोट कर ले इसको, मैं रैप कर देता हूँ। आते हैं अब कंस्ट्रक्शन पे। मोटर की तरह ही कंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर वो आपको याद होगा तो ये भी समझ में आएगा कि किसकी भी कंस्ट्रक्शन। हॉर्सो टाइप मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल रखे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल लग दिए, कॉइल के दो एंड निकाला। मोटर में ये था कि दोनों एंड बराबर पोजीशन पे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन पे हम रखेंगे, इसमें हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे। एक रिंग यहाँ पे लगा दिया और एक रिंग यहाँ पे लगा दिया, दो रिंग लगा दिए। पहले क्या थे, हाफ रिंग था, अब फुल रिंग है, कॉपर की फुल रिंग है, इसको कहते हैं स्लिप रिंग। पहले था स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर जिसको गए थे, कॉपर के आधे रिंग थे, और अभी मैं स्लिप रिंग यूज़ कर रहा हूँ। स्लिप रिंग ये भी वही है, तो रिंग R1 कह देता हूँ और रिंग R2 कह देता हूँ। अब इसके ऊपर कार्बन ब्रश का टचिंग होगा, कार्बन ब्रश B1 हो गया और ब्रश B2 हो गया। इसके अब जनरेटर है, करंट इंड्यूस करेगा ना, तो करंट इंड्यूस करेगा तो हमें करंट का पता करने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, तो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर छोटे छोटे करंट को भी मेजर करके दे देता है, इसलिए हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। तब तो बताएगा कि इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, नहीं तो पता नहीं चलेगा करंट बन रही है या नहीं बन रही है। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ना, वो थोड़ा भी डिफ्लेक्ट होगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कार्बन ब्रश होते हैं, ये कार्बन ब्रश है, ये कॉपर की फुल रिंग है, पहले कॉपर की आधे रिंग होते थे जिसको हमने कम्यूटेटर कहा था। ये कंडीशन अब बन गई, ये कंस्ट्रक्शन में आ गए। अब ABCD कर दो इसको। अब यहाँ पे शाफ्ट होगी, इसी के अब इस पे ये फिक्स है और इस पे ये फिक्स है और ऐसे घूमते रहेगी इसके साइड में, बीच में होते ना शाफ्ट, जिसके अब घूमते रहते हैं। तो ये हो गए हमारे शाफ्ट, कह लो शाफ्ट है ये चीज़ें। अब चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करो, ये कंस्ट्रक्शन में बना रखा और इसको एक्सप्लेनेशन करना है। B1 को क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश, इसको भी कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग आप समझ जाना, ये कॉपर के होते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेनेशन कर ले। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इनसाइड हॉर्सो टाइप मैग्नेट, या परमानेंट मैग्नेट भी कह सकते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट भी ये हो सकते हैं, ठीक। और रेक्टेंगुलर कॉइल
ABCD is placed inside a magnetic field of permanent magnet यहाँ पे क्या है, हॉर्स तो मैग्नेट, यहाँ पे हमने हॉर्स सो मैग्नेट ले रखा है, कोई भी परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इनसाइड अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट या हॉर्स सो मैग्नेट, ठीक। एंड्स ऑफ कॉइल, इस ABCD के जो एंड्स ऑफ कॉइल है उसको किससे कनेक्ट करा है हमने, स्लिप रिंग से। द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड बाय द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग इज इन टच विद कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग जो है टच में है कार्बन ब्रश के, ये दोनों टच में रहते हैं। स्लिप रिंग्स आर इन टच with carbon brushes and passes on it। ऐसे ना, ये कार्बन ब्रश यहाँ पे है, कार्बन ब्रश अपने जगह पे फिक्स है। अब मान लीजिए कार्बन ब्रश है, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे घूमती रहती है, टच में, हमेशा टच में रहेगी। देखो इसके टच में ये हमेशा रहेगी। अब ये तो घूमते रहता है ना, शाफ्ट घूमेगी तो ये कॉइल घूमेगा। अब कॉइल रोटेट करेगा तो ये रिंग तो उसके साथ फिक्स है, हमने कहीं पे लिखा है कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग आर इन टच विद कार्बन ब्रश, ये स्लिप रिंग इससे कनेक्टेड है, फिक्स है। स्लिप रिंग ये जो एंड है ना, इसके एंड पे ये फिक्स है। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ना वैसे वैसे स्लिप रिंग भी रोटेट करेगा, बट ये अपनी जगह अलग से फिक्स है। फिर भी ये जो घूमता है ना और ये भी जो घूमता है, ये दोनों ही इसको हमेशा अपने टच में रखता है। स्लिप रिंग्स आर इन टच विद कार्बन ब्रशेस एंड रोटेट्स। कौन रोटेट? स्लिप रिंग रोटेट्स विद कॉइल, कॉइल के साथ रोटेट करता है, इसका मतलब कॉइल से फिक्स है ये। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन भी है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन में ये भी है, एक्सटर्नल सर्किट, बाहर की जो सर्किट है वो इसी ब्रश B1 और B2 से कनेक्टेड होते हैं। कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, B1 एंड B2। चलो अब बात यह है B1 एंड B2 ब्रशेस आर कनेक्टेड विद, ब्रशेस को किससे कनेक्ट करे गए? ब्रशेस आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। Here brushes B1 and B2 are connected with brushes B1 and B2 are connected with galvanometer to measure current, करंट को मेजर करने के लिए ये चीज़ें। अब इसके बाद आएगी वर्किंग, तो इतना आप नोट करो पहले, नोट हो गया। चलो अब वर्किंग पे हम ध्यान देते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। तो मेनली ये है कि इधर जनरेटर है ना, जनरेटर का पोर्शन करंट तो इधर से निकलते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक साइड से हम मशीन को ना घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं ना, तो घुमाते हैं तो उस साइड से घुमाते हैं। तो इधर से रोटेशन जब देंगे इसको, तो मान लो कि हमने फोर्स लगाया, सिंपली तो हमने फोर्स लगाते हैं ना, तो इस पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स मान लो इस पे नीचे की तरफ हमने लगाया, क्योंकि ऐसे घुमाते हैं। तो इधर से जो घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये वाली नीचे जाएगा, ये वाली ऊपर आएगा। अब फोर्स हो गया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही एन से एस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, फोर्स आ गए तो करंट जनरेट होना चाहिए। तो वही बात है, करंट जनरेट होगा। राइट हैंड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर अंदर, फोर्स तो अभी अंदर जा रहे हैं बोर्ड के अंदर, करंट किधर चले गए नीचे, नीचे जाएगा ना, तो नीचे चले गए करंट। इस तरीके से इस वाले से निकल के इस वाले से निकलते हुए इस वाले में चले गए और ऊपर चले गए।
गौर से देखो, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर इस वाले से निकला। ये इसके टच में नहीं है, वो रिंग है ना, रिंग ऐसे रिंग होता है ना, अंदर से रिंग निकले हुए, रिंग के अंदर से वायर गया है। ये वाली जो वायर है ना, इस रिंग के अंदर से गया है और फिर इस रिंग के टच में है, कनेक्टेड है इससे, फिर ये इससे कनेक्टेड टच में ऐसे जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा इस कंडीशन में, फिर ये इससे एंट्री मारते हुए ऐसे करके वापस चला गया, फिर घूमते रहेगा। ये इसकी शुरुआती कंडीशन है जब ए बी इधर है और सी डी इधर है। ठीक है, तो चलो वर्किंग की एक्सप्लेनेशन हम करें। वर्किंग में क्या होगी, ठीक, when a force is applied on the wire A B downward या inward, फर्स्ट कंडीशन में है when force is applied on A B inward then current induces, current induce मतलब जबरदस्ती पैदा होना, current induces in वायर या कंडक्टर बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नहीं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन से रूल से निकला ये, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ये लिखना जरूरी है। बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल विच इज कहाँ से कहाँ तक है, विच इज बी से ए की तरफ, विच इज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी से ए की तरफ। सो इन दिस केस, इस केस में करंट किस वाली ब्रश से निकल रही है, एक्सटर्नल सर्किट में B1 से निकल रही है, B2 को जा रही है। एक्सटर्नल सर्किट में तो यही हालत है ना, B1 से निकल रही है, B2 को जा रही है। सो इन दिस केस करंट comes out from B2 and goes to B1 वाया एक्सटर्नल सर्किट, वाया मतलब से होते हुए, वाया एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है भाई, पहला कंडीशन हो गया। अब जरा मोटर को याद करो, समझा रहे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकला और ये वाली की कनेक्शन इससे टच में नहीं है, अंदर से निकला हुआ है, बिना टच का ये, तो इससे निकलेगा, इससे जाएगा, सिंपल, ये कहानी थी। अब मोटर को याद करो, 0 डिग्री पे हमने पढ़ा था, फिर 90 पे पढ़ा था, 270 पे पढ़ा था, 360 डिग्री पे पढ़ा था। 360 मीन्स 0 डिग्री वही हो जाते हैं। यहाँ पे 90 और 270 में कुछ नहीं होने वाले होते हैं, क्योंकि 90 और 270 तो मोटर के वो वाले कंडीशन थे जब ये कॉइल था ना, ये कम्यूटेटर गैपिंग में आ जाता था। 90 डिग्री के बाद गैपिंग में आता था, कम्यूटेटर में ये गैप था ना, तो उस गैपिंग में कार्बन ब्रश आ जाता था, तो अंदर करंट फ्लो नहीं होता था, इसलिए 90 और 270 का स्पेशल केस बना था। लेकिन इस बार तो हमेशा टच में ही रहता है, इस बार हमेशा टच में ही रहता है, तो ऐसी कोई 90 और 270 के केस नहीं आते। तो हमने अभी ये वाले को इधर रखा। अब मान लो घूमते घूमते ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जैसे कि ऐसे था ना, घूमा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला 90 पे, अब ये इधर आ जाएगा, CD क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस बार CD इधर, यानी आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, एक तो ये 0 डिग्री वाली कंडीशन शुरुआती, और आफ्टर 180 डिग्री का रोटेशन। तो 180 से रोटेशन के बाद क्या होने वाले हैं वो देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गए, और सेकेंड कंडीशन हम 180 से रोटेशन के बाद की करेंगे। तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लो। ठीक है, आओ सेकेंड कंडीशन, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ऑफ coil, AB goes to this side and CD comes to this side.
AB and CD interchanges its पोजीशन, अपने पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। इन दिस केस पहले देखो, पहले CD पे फोर्स ऊपर लग रहा था क्योंकि इस पे नीचे लगा तो ये ऑलरेडी ऊपर ही आएगा। इस बार CD इधर आ गया तो फोर्स तो हमेशा अंदर ही रहना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना कि आधा इधर घूमेगा आधा इधर घूमेगा, ऐसे तो नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए। यानी ऐसे था तो ऐसे ही घूमना चाहिए हमेशा। तो ये जब इधर आएगा तो इस पर फोर्स लगना पड़ेगा नीचे अंदर की तरफ। तो जब ये इधर आएगा तो फोर्स अंदर लगेगा तो इस वाले में करंट आ जाएगा नीचे आएगा ना। जैसे कि मैं छोटा सा एक शेड में फिगर बता दूं इसके लिए। छोटा वाला इधर आ जाएगा, बड़ा वाला इधर चला जाएगा, है ना। छोटा वाला इधर आ जाएगा और बड़े वाले इधर चले जाएंगे। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ये सब चीज़ें लगी होगी। ये N है, ये S है। इस बार CD चला जाएगा, ये D हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। इस बार की कंडीशन ऐसे कुछ हो जाएगी। CD इधर आ जाएगा तो छोटा वाला जो वायर है इधर आ गए, बड़े वाले उधर चले गए, तो बड़े वाले उधर चले गए। ये चीज़ है। इस बार CD पे फोर्स तो नीचे ही लगेगा, इस पे फोर्स नीचे लगेगा तो करंट इस पे नीचे हो जाएगा क्योंकि नीचे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है। फोर्स चले गए अंदर तो करंट चले जाएंगे नीचे। तो इस बार छोटे वाले से निकलेगा, छोटा वाला कौन है, ये वाला। तो छोटा वाला कौन किससे कनेक्टेड था, B1। देखो तो छोटा वाला B1 से कनेक्टेड है ना। तो इस बार इससे निकलेगा, B1 से निकलेगा और B2 में जाएगा। इससे निकल के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगी है तो B1 से निकल के B2 में जाएगा। ये B1 है, ये B2 है। मैंने अलग से फिगर लिख के वैसे समझा दिया हूँ कि इस बार कुछ चेंजिंग होने वाले हैं बाहर में करंट का डायरेक्शन। तो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन कॉइल AB एंड CD इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन। इन दिस केस इन द वायर या कंडक्टर CD current flows from C to D। पहले क्या था, D से C था। देखो पहले D से C था, अब C से D है। ठीक। करंट इन द वायर CD करंट फ्लोज फ्रॉम C to D, C to D, C to D and so इन द किस रूल से, रूल भी लगा लो, by Fleming right hand rule show in the external circuit direction of current changes। show in the external circuit also direction changes। समझ में आ रहे क्यों चेंज हुआ? क्योंकि फोर्स तो मजबूरी था कि अंदर ही लगेगा। जो कोई भी इधर वायर आएगा उस पर फोर्स अंदर ही लगना पड़ेगा। जब उस पर फोर्स अंदर ही लगेगा तो करंट की मजबूरी बन गई कि वो नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। जब नीचे ही जाएगा तो B1 से इस बार निकल गया, ब्रश B1 से निकल गया। B1 से निकला, पहले B2 से B1 जा रहा था, इस बार B1 से B2 जा रहा है, B1 से B2 जा रहा है। show in the external circuit also direction of current changes and it goes from कहाँ से कहाँ, B1 से B2, ब्रश B1 to B2। देखो पहले जा रहा था B2 से B1, अब जा रहा है B1 से B2। सो इसी करंट के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण इस जनरेटर को AC जनरेटर कहते हैं। So due to this change in direction, due to this change in direction of current, this generator is called AC generator।
तो जिसमें करंट के डायरेक्शन चेंज होते हैं उसको AC जनरेटर कहते हैं। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे DC जनरेटर कहेंगे, और DC जनरेटर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी इसको नोट करो, अभी हमने इसके बारे में समझा कि करंट बनता क्यों है और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, किस कंडीशन में। नोट डाउन।